हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। इसके बाद है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, और इसके बाद है नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम CAG यानी कि कैग भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, महान्यायवादी कौन होता है? देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76(1) में लिखा है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 76(2) में लिखा है कि महान्यायवादी का ये कर्तव्य होगा कि वो भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करें जो उसको संविधान द्वारा प्रदान किए गए हों। ठीक है, ये भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे सकता है और अन्य ऐसे कार्य करेगा जो इसको राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्देशित किए जाएंगे। ये बात लिखी है अनुच्छेद 76(2) में। अगला है अनुच्छेद 76(3). महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है? तो वो महान्यायवादी ही है, अटॉर्नी जनरल ही है, जिसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। अगला है अनुच्छेद 76(4). इसमें लिखा है महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, और ऐसा पारिश्रमिक उनको मिलेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। और ये बात याद रखना, ये वर्ड याद रखना, इनका जो पारिश्रमिक होता है वो कौन निर्धारित करेगा? अटॉर्नी जनरल का। तो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 88 के बारे में जानते हैं। इसमें लिखा है कि भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में भी वहाँ की भी कार्यवाही में शामिल हो सकता है, राज्यसभा की भी कार्यवाही में शामिल हो सकता है, लेकिन याद रखना वहाँ पर मतदान का अधिकार इसको नहीं है। ठीक है, महान्यायवादी को एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम जानते हैं महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के बारे में। अनुच्छेद 165 इससे संबंधित है। अनुच्छेद 165 में लिखा है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। ठीक है, तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 165(2) कहता है कि वो राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है। कौन? महाधिवक्ता। वो राज्य का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। ठीक है, अनुच्छेद 165(3) में लिखा है कि वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। ठीक है, और अब हम जानते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के बारे में, CAG के बारे में। तो इससे संबंधित आर्टिकल है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148(1) में लिखा है भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो कैग को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, तथा ये अपने पद से केवल उसी रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है। किसे? कैग को। ठीक है, अनुच्छेद 148(4) में लिखा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग अपने पद पर ना रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। इसका कार्यकाल कितना होता है कैग का? इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, तक होता है। ठीक है, 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक। कैग को लोक लेखा समिति का आंख व कान भी कहा जाता है। किस समिति को कहा जाता है? किस समिति का? लोक लेखा समिति का
आंख व कान किसको कहा जाता है? कैग को कहा जाता है। अगला है अनुच्छेद 149, भारत के कैग के कर्तव्यों यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करता है। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 151 में क्या लिखा है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि जो कैग का जो लेखा है उसको, लेखा संबंधी जो प्रतिवेदन है उसको राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जो राष्ट्रपति हैं वो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष उसको रखवाएंगे। अनुच्छेद 151(2) में लिखा है कि कैग के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तों संबंधी अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने के लिए संशोधित किया गया था। जो कैग हैं ये राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। पहला तो विनियोग लेखाओं पर लेखा रिपोर्ट, दूसरा वित्त लेखाओं पर लेखा रिपोर्ट और तीसरा है सरकारी उपक्रमों पर लेखा रिपोर्ट। तो ये 3 लेखा प्रतिवेदन जो है ये प्रस्तुत करते हैं किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखवाता है। संसद ने CAG कैग के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को 1971 में अधिनियमित किया। कैग के वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। भारत का जो CAG है यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, ये संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। तो ये था जो भी इसके लिए इम्पॉर्टेंट था इसके बारे में, वो हमने इसमें कवर कर लिया है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।